ये जो चैनल है स्टडी पॉइंट दाऊदपुर, जो आपको यूट्यूब पर उपलब्ध है और 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए आज हमारा चैनल पेश करने जा रहा है जीव विज्ञान, और उसमें आज पाठ होगा जनन। तो दोस्तों, ये जो चैनल है आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, इसलिए आपकी जो पढ़ाई है इस पढ़ाई में कोई व्यवधान ना आए और आपका सिलेबस पिछड़े ना। तो मैं चाहूँगा कि मेरे छात्र जो भी हैं वो अधिक से अधिक लाभ उठा सके इस चैनल के माध्यम से। तो आइए हम शुरू करने जा रहे हैं जीव विज्ञान में पाठ जनन। तो सबसे पहले हम लोगों को यह जानना अब जरूरी है कि जनन क्या है। तो जनन की परिभाषा क्या है, अर्थात जनन किसे कहते हैं। तो इस सबसे पहले अब इस प्रश्न का जवाब हम देंगे और आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और इसे चाहे तो विद्यार्थी सुनकर लिख भी सकते हैं कि जनन क्या है या जनन की परिभाषाएं क्या है। तो जनन क्या है? तो जनन वैसी प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने ही जैसी संतति को उत्पन्न करता है। तो यह प्रक्रिया जनन कहलाती है। और दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि जनन वैसी प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने जैसी संतति को उत्पन्न करता है और अपनी पीढ़ी को कायम रखता है। तो यह प्रक्रिया जनन कहलाती है। जनन के द्वारा ही जीवों का अस्तित्व कायम है। चाहे कोई भी जीव हो दुनिया का, अगर वह जनन करना बंद कर दे या उसमें जनन दर में कमी आ जाए तो धीरे धीरे उस जीव की प्रजाति लुप्त हो जाती है या जीव प्रजाति इस पृथ्वी से गायब हो जाता है, अर्थात विलुप्त हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, अभी आपने जनन की परिभाषा को जाना कि जनन क्या है, जो कि आपको बताया गया कि जनन वैसी प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने ही जैसी संतति को उत्पन्न करता है और अपनी पीढ़ी को कायम रखता है। यह प्रक्रिया जनन कहलाती है। अब हम इस पॉइंट को तो जान गए। अब इस पाठ में आगे बढ़ते हुए हम अब जनन के प्रकार पर जानेंगे। जनन के संबंध में और सारी बातें हैं, जैसे कि अगर जीव जनन न करे तो उसकी पीढ़ी समाप्त हो जाएगी, उसकी प्रजाति समाप्त हो जाएगी। जनन के द्वारा ही यानी कि जो जीव है अपने अस्तित्व को कायम कर सकता है। जब यह प्रक्रिया बंद हो जाएगी तो जीव यानी पूरी तरह पृथ्वी से नष्ट हो जाएगा, यानी उसकी प्रजाति ही यहाँ से खत्म हो जाएगी, उसकी जाति ही खत्म हो जाएगी। आइए अब आगे चलते हैं कि जनन के प्रकार क्या हैं। तो जनन को मुख्यतः दो प्रकारों में बांटा गया है। नंबर 1 अलैंगिक जनन और दूसरा नंबर आता है लैंगिक जनन। अभी भी बताया मैंने कि जनन को दो प्रकारों में बांटा गया, यानी जनन दो प्रकार के होते हैं, एक अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन जो है यह विभिन्न प्रकार का होता है। पहला प्रकार आता है अलैंगिक जनन का। अलैंगिक जनन को विभिन्न प्रकारों में बांटा गया, जिसमें पहला प्रकार आता है तो विखंडन। विखंडन के द्वारा भी अलैंगिक जनन की प्रक्रिया को पूरी की जाती है। ये विखंडन वैसी प्रक्रिया है जिसमें एक जीव दो समान कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है और विभाजित होकर एक नए जीव को उत्पन्न करता है, नए जीव की उत्पत्ति करता है। तो जब जीव यानी कि
विखंडन की प्रक्रिया में दो समान कोशिकाओं में विभाजित होता है तो एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। इस प्रक्रिया को हम विखंडन कहते हैं। अमीबा जैसा जीव, जैसे अमीबा को खुली आंखों से तो देखा नहीं जा सकता, यह सड़े गले पत्तियों में और छायादार स्थानों में पाए जाने वाला जीव है। तो अमीबा जैसे जीव इस प्रक्रिया के द्वारा अपनी जनन की प्रक्रिया पूरी करते हैं। उसके बाद आता है बहुविखंडन। बहुविखंडन जैसे बहु मीन्स अनेक, विखंडन मीन्स टूटना। तो जब जीव की कोशिकाएं एक से अधिक कोशिकाओं में विभाजित होती हैं और उससे नया जीव उत्पन्न होता है तो यह प्रक्रिया बहुविखंडन कहलाती है। जैसे स्पाइरोगाइरा एक ये भी जीव है जो बहुविखंडन की द्वारा यह जनन की प्रक्रिया को पूरा करता है। और उसके बाद आता है जनन का प्रकार में कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन भी एक अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है जिसमें जीव शरीर से किसी भाग से कोई कलिका या प्रवर्ध निकलकर एक नया जीव उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। फिर से एक बार आप सुन सकते हैं कि कायिक प्रवर्धन में क्या होता है। यह अलैंगिक जनन की एक विधि है जिसमें जीव के शरीर के किसी भाग से कलिका या प्रवर्ध निकलकर एक नए जीव की उत्पत्ति होती है, उसे हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। आगे का कायिक प्रवर्धन का उदाहरण क्या होगा? जैसे गुलाब के तने से हम गुलाब को अलग करके और मिट्टी में लगाते हैं तो उससे जड़ निकल जाती है और एक नया गुलाब का पौधा तैयार हो जाता है। अदरक है, ईख है, आलू है, ये सभी कायिक प्रवर्धन के द्वारा यानी कि उत्पन्न होने वाले पौधे हैं। तो पौधे जो हैं ये भी जन्म करते हैं, तब इनकी पीढ़ियों को हम प्राप्त करते हैं और यानी कि फसलों को यानी कि सालों साल हम लगाते हैं और उत्पादन करते हैं, फिर लगाते हैं, फिर उत्पादन करते हैं। तो अभी भी बात मैंने बताया कि कायिक प्रवर्धन में क्या होता है। कायिक प्रवर्धन में जीव शरीर से कोई कलिका या प्रवर्ध निकलती है और यानी कि उससे नया जीव उत्पन्न होता है। अब देखिए दोस्तों कि जो जनन की प्रक्रिया है ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और ये जो जनन की प्रक्रियाएं हैं तो इसमें जनन में कुछ ऐसी चीज़ें की घटनाएं घटित होती हैं कि पौधे में अलग होती है और प्राणियों में अलग होती है। अब जैसे हम चर्चा करना चाहेंगे कि ये गेहूं का पौधा से जो बीज तैयार होगा और उस गेहूं के पौधे से हम फिर जो पौधा प्राप्त करेंगे वह गेहूं जैसा ही होगा। और जो भी हमारे खाद्य पदार्थ हैं, गेहूं हो, चना हो, अरहर हो, मूंग हो, मसूर हो, ये जो है तो ये जनन तो करते हैं लेकिन क्लोन यानी समरूप अपने जैसे ही यानी कि अपनी संतति को उत्पन्न करते हैं, लेकिन मानव में यह प्रक्रिया नहीं होती है। मानव यानी कि अपने जनकों से भिन्न होता है। और ये जो पौधे हैं, जिन पौधों का नाम मैंने बतलाया, ये जो पौधे हैं ये यानी कि अपने ही जैसे संतति को उत्पन्न करते हैं, जिसे हम क्लोन की उपमा दिए हैं। क्लोन अपने जनको जैसा, जनको का अर्थ होगा अपने माता पिता जैसा। और मनुष्य जो है वह अपने माता पिता से अर्थात जनको से भिन्न होता है। क्या हम लोग किसी न किसी रूप में अपने माता पिता से अवश्य भिन्न हैं? यानी कि जो मेरे माता पिता जो हैं शारीरिक बनावट, चेहरे की बनावट इत्यादि जो है उनमें से जो उनकी संतति है, उनकी संतति में बहुत सारी भिन्नताएं पाई जाती हैं। इस भिन्नता और विभिन्नता के कारण जीवों की नई पीढ़ियां उत्पन्न होती हैं।
जनन की जो प्रक्रिया है निरंतर चलते रहने से कई पीढ़ियों का विकास होता है। आगे की ओर बढ़ते हुए तो मनुष्य में जो जन्म की प्रक्रिया होती है, अब आगे की ओर चलेंगे हम लोग, तो लैंगिक जन्म के द्वारा होता है। अब चर्चा होगी कि लैंगिक जनन क्या है और अलैंगिक जनन। फिर से मैं अलैंगिक जनन की परिभाषा दूंगा कि जब कोई एक व्यष्टि जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई एक व्यष्टि ही भाग लेता हो उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। एक व्यष्टि का मतलब क्या होगा, यानी कि एक नर या मादा कोई एक ही प्राणी भाग लेगा अलैंगिक जनन। फिर से सुनिए कि अलैंगिक जनन क्या है। तो अलैंगिक जनन जनन की वैसी प्रक्रिया है जिसमें जीव की कोई एक व्यष्टि, कोष्ठ में आप लिख सकते हैं अर्थात नर एवं मादा और कोष्ठ बंद कर सकते हैं, भाग लेता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। अब जन्म के दूसरे प्रकार पर हम जाएंगे। तो जन्म का दूसरा प्रकार क्या है, तो लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन की जहाँ तक बात हुई कि जन्म की वैसी प्रक्रिया जिसमें नर एवं मादा दोनों भाग लेते हैं वह लैंगिक जनन कहलाता है। अब हम विषय बिंदु पर बात करने जा रहे हैं, एक लिंगी एवं द्विलिंगी प्राणी किसे कहते हैं। तो वैसे जीव, एक लिंगी की मैं परिभाषा बता रहा हूं कि वैसे जीव जिसमें नर एवं मादा दो अलग अलग भागों में पाए जाते हैं एक लिंगी कहलाते हैं। जैसे मनुष्य एक लिंगी प्राणी है जिसमें नर अलग होते हैं, मादा अलग होती है। तो एक लिंगी का मतलब ये हुआ कि उसमें नर अलग और मादा अलग अलग भागों में पाए जाते हैं, तो उसे हम एक लिंगी प्राणी कहेंगे। मनुष्य एक लिंगी प्राणी का उदाहरण है। द्विलिंगी वैसे जीव जिसमें नर मादा दोनों एक ही भाग में पाए जाते हैं, उन्हें द्विलिंगी कहते हैं। उदाहरण के लिए केचुआ द्विलिंगी प्राणी है और अमीबा भी द्विलिंगी प्राणी में चला जाएगा, क्योंकि केचुआ में नर और मादा दोनों एक ही भागों में पाए जाते हैं। और एक लिंगी में मनुष्य के साथ साथ पेड़ पौधों पर भी विचार करें तो पेड़ पौधे पर विचार करते हैं तो पपीता जो है वह एक लिंगी पौधा में चला जाएगा। और द्विलिंगी पौधा में जैसे कि आपको आम, नारियल इत्यादि जो हैं यह द्विलिंगी पौधे की ओर चले जाएंगे। तो प्राणी और पादपों में भी लैंगिक और अलैंगिक जनन की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है और इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद ही नए संतति का आगमन होता है। इस संसार में जीवों की जो विभिन्नताएं हम देखते हैं, हमारे आसपास से लेकर जंगलों तक विभिन्न प्रकार के जो जीवों को हम देखते हैं, ये जो जीव हैं तो ये जनन की प्रक्रिया के द्वारा ही अपने अस्तित्व को आगे बढ़ाए हैं और तब जाकर उन जीवों की प्रजातियां या जातियां कायम। तो जीव निरंतर, जीव का जो एक लक्षण है जनन करना, क्योंकि जनन के अभाव में, मैंने शुरू में भी बतलाया था कि जनन के अभाव में जीव अपनी जाति और प्रजाति दोनों से नष्ट हो जाएगा और उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो देखिए छात्रों, जनन जीव की निरंतरता को बनाए रखने के लिए बेहद ही जरूरी है और बेहद ही आवश्यक है। बहुत ऐसे जीव हैं जिनकी जनन दर जो है अत्यधिक होती है, बहुत ऐसे जीव हैं जिनकी जनन दर कम होती है। तो ये जीव की जो आयु संरचना है, आयु संरचना को लेकर और बहुत सारे तथ्यों को लेकर जीव की जनन की क्रिया प्रकृति ने निर्धारित की है।
इस प्रकृति में जितने भी जीव हैं उनके जन्म अवधियाँ अलग हैं, उनके जन्म की दर अलग है। यानी एक समान किसी जीव की जन्म दर और यानी कि जन्म से उत्पन्न संततियाँ भिन्न भिन्न हैं, एक जैसी नहीं है। कोई जीव ऐसा है जो यानी एक बार में 4 से 5 संतति को उत्पन्न करता है, जैसे चूहे हैं, तो उनका जन्म अवधि जो है बहुत छोटा होता है। तो बहुत छोटा जन्म अवधि होने के कारण और उस जन्म के द्वारा उत्पन्न हुए जीव जो प्रकृति के संघर्ष करते हुए अपनी पूर्ण जीवन अवधि तक को पूरा करेंगे, उनकी संख्या कम हो जाती है। इसीलिए प्रकृति की विडंबना है कि जो जीव की जीवन अवधि कम होती है उनमें जीव के जन्म करने की जो दर है वो अत्यधिक होती है। और जन्म के लिए वो ऐसे जीव जिनको पूर्णतः यानी कि वे अपने जीवन अवधि को पूरा करने का यानी पूरी संभावनाएं रखते हैं, तो प्रकृति में वैसे जीवों की जन्म दर कम है। जैसे मनुष्य में केवल एक ही संतति उत्पन्न करने की क्षमता, ये कभी कभी 2 या 3 और 4 हमें देखने को मिलता है न्यूज़पेपरों में या किसी समाचार के द्वारा, तो यह मात्र संयोग होता है जिसके द्वारा कभी कभार मनुष्य जैसे जीव एक से अधिक जीवों की उत्पत्ति कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए पॉइंट आता है कि निषेचन क्या है। निषेचन, ये जो पॉइंट मिला जिसको फर्टिलाइजेशन कहा जाता है अंग्रेजी में, तो निषेचन क्या है? तो निषेचन की प्रक्रिया के बारे में हम जानकारी देने जा रहे हैं कि निषेचन वैसी प्रक्रिया है जिसमें नर एवं मादा युग्मक संगलित होकर एक नए जीव की उत्पत्ति करते हैं। जब नर युग्मक एवं मादा युग्मक, नर युग्मक को हम अंग्रेजी में गैमेट कहते हैं, तो यानी कि नर के पास जो शुक्राणु होते हैं